गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर भोजन एवं मानव स्वास्थ्य प्रारंभ कर रहे हैं। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य जो चैप्टर है एग्जाम में 4 अंक का आता है। बोर्ड के एग्जाम में इसमें से 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न 1 नंबर का देता है और एक प्रश्न 3 नंबर का आता है। यहाँ से पाठ का नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। पाठ के अंतर्गत हम भोजन के बारे में अध्ययन करेंगे और इस भोजन का मानव स्वास्थ्य पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो देखिए, बात करें कि पोषण जो होता है अर्थात भोजन जो होता है मानव जीवन का आधार होता है। भोजन जो होता है या पोषण जो होता है वो मानव जीवन का आधार है, मानव जीवन का आधार है। अब पोषण मानव जीवन का आधार क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे? तो देखिए, पोषण मानव जीवन का आधार इसलिए है क्योंकि पोषण के द्वारा हमारे शरीर के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं और ये विभिन्न प्रकार के पदार्थ हमारे शरीर में अलग अलग कार्यों को संपादित करने में सहायक होते हैं। प्रत्येक जीव अपने शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोजन करता है क्योंकि भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है और इस ऊर्जा के द्वारा हमारे जो दैनिक क्रियाकलाप होते हैं या दैनिक जो कार्य होते हैं वो दैनिक कार्य सभी संपादित होते हैं। हम किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। अब बात ही आती है कि प्रत्येक जीव का शरीर सही तरीके से कार्य करता रहे, उसका शरीर स्वस्थ बना रहे, उसके शरीर के समस्त अंग जो हैं वो सही तरीके से लगातार तरीके से काम करते रहें। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार लेना आवश्यक होता है। क्या लेना आवश्यक होता है? संतुलित आहार या संतुलित भोजन लेना आवश्यक होता है। अब बात यह आती है कि संतुलित आहार जो होता है क्या होता है वो? देखिए, संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें भोजन के समस्त पोषक तत्व, देखिए भोजन में पोषक तत्व पाए जाते हैं। वे समस्त पोषक तत्व यदि पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हैं तो वह भोजन संतुलित आहार कहलाता है। दोबारा सुने, ऐसा भोजन जिसमें भोजन के आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं संतुलित भोजन कहलाता है। संतुलित भोजन में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उनमें आता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, खाद्य रेशे आदि। ये सभी भोजन के आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, जल है, खाद्य रेशे हैं। इन सभी का पर्याप्त मात्रा में भोजन में उपस्थित होना आवश्यक होता है। जिस भोजन के अंतर्गत ये समस्त पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं उस भोजन को हम संतुलित आहार कहते हैं, बैलेंस फूड कहते हैं। संतुलित आहार का सेवन करने से व्यक्ति का शरीर स्वस्थ बना रहता है, व्यक्ति का शरीर स्वस्थ बना रहता है, व्यक्ति का शरीर मजबूत बनता है, व्यक्ति का शरीर मजबूत बनता है, वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। शारीरिक और मानसिक रूप से कैसा रहता है? स्वस्थ रहता है। शारीरिक व मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहता है। शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहता है। दिमाग तेज कार्य करता है, दिमाग तेज कार्य करता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। शरीर के समस्त अंग ऊतक तंत्र सही तरीके से कार्य करते हैं। ये सभी संतुलित आहार का सेवन करने के लाभ होते हैं। तो इस प्रकार से
हम प्रत्येक व्यक्ति को संतुलित भोजन का सेवन करना चाहिए। ऐसे भोजन का सेवन करना चाहिए जिसमें ये समस्त आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हों। अब होता क्या है कि कुछ व्यक्ति संतुलित आहार का सेवन नहीं कर पाते हैं। जो व्यक्ति संतुलित आहार का सेवन नहीं कर पाते हैं या अपने भोजन के अंतर्गत, आहार के अंतर्गत इन समस्त पोषक तत्वों को शामिल नहीं कर पाते हैं, वो व्यक्ति कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। किसके शिकार हो जाते हैं? कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने भोजन में इन पोषक तत्वों को सम्मिलित नहीं कर पाते हैं वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। अब बात यह आती है कि कुपोषण किसे कहते हैं? कुपोषण क्या होता है? तो देखिए, जब भोजन में एक या अधिक पोषक तत्वों की लगातार कमी होती है, जब किसी व्यक्ति के भोजन में लगातार एक या अधिक पोषक तत्वों की क्या होती है? कमी होती है, तो ऐसा भोजन तो कहलाता है असंतुलित भोजन। और ऐसे भोजन के द्वारा जो हमारे शरीर पर इफेक्ट हो रहा है तो वो क्या कहला रहा है? कुपोषण कहला रहा है। क्या कहलाता है? कुपोषण कहलाता है। अब बात कुपोषण की परिभाषा किस तरीके से देंगे? जब लंबे समय तक हमारे भोजन में एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी होती है तो उसे अपन क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। अब कुछ बच्चों के बारे में आपने सुना होगा, कुपोषित बच्चे। कुपोषित बच्चे पैदा क्यों हो जाते हैं? कुपोषित बच्चे आगे जाकर बड़े होकर कुपोषित हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे भारत जैसे देश में गरीबी बहुत अधिक पाई जाती है। गरीबी के कारण कुछ लोग क्या कर पाते हैं कि अपने संतुलित भोजन का सेवन नहीं कर पाते हैं, असंतुलित भोजन का सेवन करते हैं। ऐसी कंडीशन में उनके लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं और वो व्यक्ति कुपोषित हो जाते हैं, अर्थात कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। अर्थात जब लंबे समय तक हमारे भोजन में एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी होती है तो उसे हम कुपोषण कहते हैं। पाठ में अगला पॉइंट आता है संतुलित व असंतुलित भोजन। देखिए, संतुलित और असंतुलित भोजन क्या होता है? देखिए, संतुलित और असंतुलित भोजन। अब मैंने आपके लिए अभी बताया था कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं भाई? जिसमें भोजन के समस्त पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं वो संतुलित भोजन होता है। संतुलित भोजन का सेवन करते हैं तो हमारा शरीर सही तरीके से कार्य करता है, शरीर की वृद्धि अच्छी होती है, समस्त क्रियाकलाप, ऊतक, अंग, तंत्र समस्त सही तरीके से कार्य करते हैं। लेकिन जब असंतुलित भोजन, जिसमें भोजन के समस्त पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होते हैं, वो अनबैलेंस फूड अर्थात असंतुलित भोजन कहलाता है। और जब हम असंतुलित भोजन का सेवन करते हैं तो हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। अब कुछ विभिन्न प्रकार के कुपोषणों का आपके पाठ में वर्णन दिया गया है और पहला दिया हुआ है विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण क्या होता है? देखिए विटामिन कुपोषण क्या होता है? हमारे भोजन में विटामिन जो होती हैं सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती हैं। सूक्ष्म माने बहुत कम मात्रा में पाई जाती है विटामिन, लेकिन इनकी सूक्ष्म जो मात्रा होती है वो हमारे लिए बहुत अधिक लाभदायक होती है। विटामिन हमारे शरीर, हमारे भोजन में बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती हैं, लेकिन इनकी सूक्ष्म मात्रा ही हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए इन विटामिनों की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब जब हमारे भोजन में, हमारे पोषण में लगातार विटामिनों की कमी होती है तो हम उसको विटामिन कुपोषण कहते हैं। जब हमारे भोजन में या हमारे पोषण में लगातार एक या अधिक विटामिनों की कमी रहती है तो उसको हम विटामिन कुपोषण कहते हैं। भाई, भोजन में विटामिन की कमी रहेगी तो विटामिन कुपोषण हमारे शरीर में पैदा हो जाता है। अर्थात हमारा शरीर में जो कुपोषित जो बच्चे होंगे या कुपोषण यदि उत्पन्न होगा तो किससे उत्पन्न होगा? विटामिन से संबंधित उत्पन्न होगा। और सारे पोषक तत्व हम ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन यदि हमारे भोजन में विटामिन कम मात्रा में हैं तो ऐसी समस्या उत्पन्न होगी। और वो समस्या क्या होगी कि हमारे शरीर में विटामिन से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाएंगे। विटामिन कई प्रकार की होती हैं। अब जिस प्रकार की विटामिन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, भोजन रूप में सेवन नहीं कर पा रहे हैं, उस विटामिन से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब कौन कौन सी विटामिन होती हैं, उनके क्या नाम होते हैं, क्या उनकी कमी से रोग होते हैं और क्या उसके लक्षण होते हैं? देखिए, पहली है विटामिन ए। विटामिन ए। विटामिन ए, देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है।
कौन सा रोग होता है बच्चों? रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण ये होते हैं कि कम प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देता है, रात में दिखाई नहीं देता है, कम प्रकाश हो या फिर रात्रि हो तो उस समय हमें दिखाई बिल्कुल भी नहीं देता है। दूसरी आती है विटामिन B12, विटामिन B12, विटामिन B12 जिसे हम थायमीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? थायमीन कहते हैं। विटामिन B12 क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं। इसकी कमी से रोग होता है बेरी-बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी-बेरी रोग होता है। हृदय की धड़कन कम चलती है, हृदय की धड़कन कम, इस रोग में हृदय की धड़कन कम हो जाती है। पेशियां और तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती हैं, पेशी व तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती हैं। किस रोग में? बेरी-बेरी रोग में। अगली आती है विटामिन B2। विटामिन बी कई प्रकार की होती है बेटाओ। विटामिन B2, विटामिन B2 की कमी से राइबोफ्लेसिस रोग हो जाता है, राइबोफ्लेविनोसिस, राइबोफ्लेविनोसिस, राइबोफ्लेविनोसिस नामक रोग हो जाता है, जिसकी कमी से मुख के किनारे और होठों पर पपड़ी जम जाती है, या होठों पर से त्वचा फट जाती है, त्वचा फट जाती है। अगली आती है विटामिन B3, विटामिन B3 जिसे नियासिन भी कहते हैं। विटामिन B3 जिसे हम क्या कहते हैं? नियासिन भी कहते हैं, जिसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है, जिसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है। इससे जीभ और त्वचा पर पपड़ियां पड़ जाती हैं, जीभ और त्वचा पर पपड़ियां पड़ जाती हैं। जीभ और त्वचा पर पपड़ियां पड़ जाती हैं। नेक्स्ट आता है विटामिन C, विटामिन C, विटामिन C को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है, एस्कॉर्बिक। तो विटामिन B3 को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। इसके कारण मसूड़ों से खून आता है, मसूड़ों से क्या आता है? खून आता है। किस रोग में? स्कर्वी रोग में मसूड़ों से खून आता है और त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं, त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं। और एक आती है लास्ट इसमें विटामिन D, विटामिन D जिसे हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं, कैल्सीफेरॉल कहते हैं विटामिन D को। इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है, जिसके द्वारा पैरों के घुटने जो होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, हड्डियां मुड़ जाती हैं और घुटने पास पास आ जाते हैं। दोबारा सुने एक बार शुरू से। जब हमारे पोषण में लगातार विटामिनों की कमी होती है तो उसे हम विटामिन कुपोषण कहते हैं। विटामिनों की सूक्ष्म मात्रा हमारे भोजन में सूक्ष्म मात्रा पाई जाती है, लेकिन इनकी सूक्ष्म मात्रा ही हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होती है। विभिन्न विटामिनों की कमी से अलग अलग रोग और उनके लक्षण देखिए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसके कारण रात में दिखाई नहीं देता है या कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। विटामिन B12 को थायमीन कहा जाता है। इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, हृदय की धड़कन कम चलती है, पेशी और तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती हैं इस कमी से।
विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। ध्यान रखें, इसको लिखा नहीं है मैंने, इसको राइबोफ्लेविन कहते हैं, राइबोफ्लेविन कहते हैं इसको। इसकी कमी से राइबोफ्लेविनोसिस रोग हो जाता है और इसमें मुख के किनारे और होठों की त्वचा जो होती है वो फटना प्रारंभ हो जाती है। विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं। विटामिन B3 क्या कहते हैं बच्चों? नियासिन कहते हैं, जिसकी कमी से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। इससे जीभ और त्वचा पर क्या पड़ जाती हैं? पपड़ियां पड़ जाती हैं, त्वचा सूखी सूखी सी हो जाती है। नेक्स्ट आता है विटामिन C। विटामिन C को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है और स्कर्वी रोग में मसूरों से खून आते हैं और त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं। एक आता है विटामिन D, जिसे हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन D को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहते हैं। इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है और इसमें हमारे पैरों की हड्डियां जो होती हैं मुड़ जाती हैं और घुटने पास पास आ जाते हैं। ये थे आपके विटामिन और विटामिनों की कमी से होने वाले रोग और उनके लक्षण। अगला कुपोषण आता है प्रोटीन कुपोषण। दूसरे नंबर का कुपोषण है प्रोटीन कुपोषण। अब देखेंगे अपन की प्रोटीन कुपोषण किसे कहते हैं, इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। अधिकांश से पेपर में जो प्रश्न पुटअप होते हैं वो अधिकांश इसी स्थान से आए हैं। एक नंबर का जो प्रश्न पूछ लेता है यहां से कई बार कि प्रोटीन कुपोषण की कमी से कौन से दो रोग होते हैं, तो हम बात करेंगे यहां पर दूसरे नंबर का कुपोषण प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण देखिए परिभाषा डेफिनेशन उसी प्रकार से देंगे, जब हमारे पोषण में लगातार प्रोटीन की कमी होती है तो उसे हम प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। जब हमारे पोषण में लगातार प्रोटीन की कमी होती है तो उसे प्रोटीन कुपोषण कहा जाता है। गरीबी के कारण कुछ लोग अपने पोषण में, अपने भोजन में प्रोटीन्स का सेवन नहीं कर पाते हैं। जब वो प्रोटीन्स का सेवन नहीं कर पाते हैं तो उनके भोजन में प्रोटीन की कमी रह जाती है, उनके पोषण में प्रोटीन्स की कमी रह जाती है, उनके शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाती है। ऐसे व्यक्तियों को जब प्रोटीन नहीं मिल पाती है तो उनके शरीर में प्रोटीन से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि गर्भवती महिलाओं और किशोरावस्था में अधिकांशतः प्रोटीन की मुख्य आवश्यकता होती है और जब इनके लिए ये पोषण नहीं मिल पाता है तो प्रोटीन कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। अधिकांशतः प्रोटीन कुपोषण से दो रोग उत्पन्न होते हैं। एक रोग होता है क्वासी और कोर रोग, एक रोग होता है क्वासी और कोर रोग। क्वासी और कोर रोग, और जब प्रोटीन की कमी तो हमारे शरीर में है ही, प्रोटीन के साथ साथ यदि हमारे शरीर के लिए ऊर्जा भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है, प्रोटीन के साथ साथ जब हमारे शरीर को ऊर्जा की भी कमी रह जाती है तो ऐसी कमी में मेरस्मस रोग हो जाता है। मेरस्मस रोग, दो रोग उत्पन्न हो जाते हैं। प्रोटीन की कमी से क्वासियोर रोग, लेकिन प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की कमी आती है शरीर में तो मेरस्मस रोग उत्पन्न हो जाता है। अब इन रोगों के क्या लक्षण होते हैं, तो देखिए क्वासियोर रोग में बच्चे का पेट फूल जाता है। क्वासियोर रोग में बच्चे का पेट फूल जाता है, बच्चे का पेट फूल जाता है। क्वासियोर रोग में बच्चे का पेट फूल जाता है, बच्चे को भूख नहीं लगती है, बच्चे के लिए भूख नहीं लगती है या भूख कम लगती है। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। त्वचा पीली पड़ जाती है, त्वचा पीली, शुष्क एवं धब्बेदार हो जाती है, एवं धब्बेदार हो जाती है। बच्चे का पेट फूल जाता है, भूख नहीं लगती है, भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली शुष्क धब्बेदार होकर के फटने लग जाती है, फटने लग जाती है। तो चार पॉइंटों को ध्यान रखेंगे। नंबर 1 बच्चे का पेट फूल जाता है, नंबर 2 भूख नहीं लगती है, नंबर 3
स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और त्वचा पीली शुष्क होकर के फटने लग जाती है। ये सभी लक्षण थे क्वाशियोरकोर रोग के। अब आता है मेरस्मस रोग। मेरस्मस रोग जो होता है इसे सूखा रोग भी कहा जाता है। मेरस्मस रोग में बच्चे सूख जाता है, बच्चे का शरीर सूख जाता है, शरीर जो होता है सूख जाता है। आंखें कांतिहीन होकर अंदर धंस जाती हैं। ये दो मुख्य लक्षण होते हैं मेरस्मस रोग के। दोबारा सुन लें। नंबर 1 क्वाशियोरकोर रोग, बच्चे का पेट फूल जाता है, भूख नहीं लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली शुष्क होकर के फटने लग जाती है। जब भोजन में प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की भी कमी होती है, किस कमी होती है? ऊर्जा की। तो कौन सा रोग होता है? मेरस्मस रोग। इस रोग में बच्चे का शरीर सूख जाता है, आंखें कांतिहीन होकर के अंदर धंस जाती हैं। अब यदि ये दोनों रोग बच्चे में हो जाते हैं या कोई सा एक रोग हो जाता है तो उसके निवारण के उपाय क्या हैं? उसके निवारण के उपाय ये होंगे कि हमें उस बच्चे को प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन कराना चाहिए। उसके लिए अधिक से अधिक प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए, जिसके लिए हमें अंकुरित दाल अधिक से अधिक खानी चाहिए, दालों का सेवन करना चाहिए, सोयाबीन का सेवन करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में प्रोटीन को पोषण की पूर्ति हो सके, प्रोटीन की पूर्ति हो सके। नेक्स्ट थर्ड आता है इसमें, देखिए पहला पढ़ाया था हमने आपके लिए विटामिन को पोषण, दूसरा था प्रोटीन को पोषण, और तीसरा आता है इसमें अब खनिज को पोषण। तीसरा आता है खनिज को पोषण। देखिए खनिज को पोषण, देखिए जो खनिज लवण होते हैं, इन खनिज लवणों की भी हमारे शरीर को अति आवश्यकता होती है। जो खनिज लवण होते हैं जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम है, आयरन है, फास्फोरस है, आयोडीन है, लोह तत्व हैं, इन सब की हमारे शरीर के दैनिक संचालन के लिए बहुत अधिक आवश्यकता होती है। आयरन जो होता है हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण भाग होता है। आयरन जो होता है हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन, रक्त में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसका मुख्य भाग होता है। जब इसकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में एनीमिया नामक रोग उत्पन्न हो जाता है, चेहरा पीला दिखाई देने लग जाता है, जिसके कारण एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है। जब हमारे भोजन में या शरीर में, भाई भोजन में जब आयोडीन का सेवन नहीं करेंगे तो शरीर में आयोडीन कमी हो जाएगी। जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो गलगंड या घेंगा नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। किस कमी से? आयोडीन की कमी से। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे शरीर के लिए समस्त पोषक तत्वों की आवश्यकता बहुत जरूरी है। जब हम समस्त प्रकार के पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं तो उस कंडीशन में जो भी तत्व होते हैं वो हमारे शरीर को प्राप्त होते रहते हैं और शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है और कुपोषण का शिकार शरीर नहीं होता है। यदि किसी कंडीशन में हम पोषण में अनेक प्रकार के पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारे शरीर में उन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और उन पोषक तत्वों से संबंधित ही रोग हमारे शरीर में पैदा हो जाते हैं। अब हम यहां पर सारणी पढ़ रहे हैं, खनिज लवणों की कमी, खनिज लवणों की कमी से क्या क्या समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न होती हैं। अब जैसे कि सबसे पहला बात करें कि सबसे पहला है सोडियम। सोडियम का प्रतीक होता है Na। सोडियम प्रतीक क्या होता है? Na होता है। प्राप्ति के स्रोत क्या हैं? पहला है सामान्य नमक, दूसरा है मछली, मांस, अंडे। सामान्य नमक है, मछली है, मांस है, अंडे है, दूध है, इन सभी से सोडियम प्राप्त होता है। कार्य क्या होते हैं इसके? कार्य है मांसपेशी संकुचन।
इधर कार्य लिख रहा हूं मैं इसके, ये इसके स्रोत हैं और ये खनिज लवण है आपके। मांसपेशीय संकुचन, तंत्रिकीय आवेग संचरण, तंत्रिकीय आवेग संचरण, तंत्रिकीय आवेग संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन, शरीर का विद्युत अपघटन एवं संतुलन, संतुलन। दूसरा है पोटेशियम, पोटेशियम प्रतीक होता है इसका के। पोटेशियम लगभग सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। इसके कार्य भी वही होते हैं जो सोडियम के होते हैं। एक कार्य अलग होता है इसका कि विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन, विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन, विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन। शेष कार्य इसके सोडियम के ही होते हैं। नेक्स्ट आता है कैल्शियम, कैल्शियम जिसका प्रतीक होता है Ca। यह पाया जाता है दूध में, अंडे में, दूध है, अंडे हैं, हरी सब्जियां हैं आदि। कैल्शियम दूध में मिलता है, अंडे में मिलता है, हरी सब्जियों में मिलता है। क्या करता है? विटामिन डी के साथ मिलकर के, विटामिन डी के साथ मिलकर के हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन डी के साथ मिलकर के हड्डियों व दांतों को मजबूती प्रदान करता है। मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है फास्फोरस। चौथा है फास्फोरस जिसका प्रतीक होता है P। मिलता है दूध में, हरी सब्जियों में, हरी सब्जियों में बाजरा है, रागी है, अनाज होता है, सूखे मेवे हैं, सूखे मेवे हैं, लीवर है, किडनी वृक्क हैं। इन सब से फास्फोरस प्राप्त होता है। कार्य होता है कैल्शियम के साथ मिलकर के, कैल्शियम के साथ मिलकर के हड्डियों व दांतों को मजबूती प्रदान करता है। हड्डियों व दांतों को मजबूती प्रदान करता है। एक बार जो मैंने आपको चार लिखे दोबारा समझ लें एक बार। खनिज को पोषण में पहला आता है खनिज सोडियम, प्रतीक Na होता है। स्रोत हैं इसके सामान्य नमक, दूध, मछली, मांस, अंडे। इन सबके खाने से सोडियम की पूर्ति होती है हमारे शरीर में। सोडियम के कार्य होते हैं शरीर में मांसपेशीय संकुचन, तंत्रिकीय आवेग संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन एवं संतुलन बनाना। यदि हमारे शरीर में खनिजों की पूर्ति नहीं हो पाती है, सोडियम की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो ये कार्य हमारे शरीर में अवरुद्ध हो जाते हैं। मांसपेशी संकुचन सही तरीके से नहीं हो पाता है, तंत्रिकीय आवेग संचरण नहीं हो पाता है, शरीर का विद्युत अपघटन संतुलन भी सही तरीके से नहीं बन पाता है। इसलिए हमें सोडियम की पूर्ति आवश्यक है। दूसरा आता है पोटेशियम, प्रतीक होता है के।
लगभग सभी खाद्य पदार्थों में निहित होता है, सभी को खाने से प्राप्त होता है। पोटेशियम, इसके कार्य वही होते हैं मांसपेशी संकुचन, तंत्र की आवेग संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन और संतुलन, साथ में ही विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन। नेक्स्ट आता है कैल्शियम, प्रतीक होता है इसका Ca। इसके स्रोत होते हैं दूध है, अंडे हैं, हरी सब्जियां हैं। क्या कार्य करता है, ये विटामिन डी के साथ मिलता है और विटामिन डी के साथ मिलकर के दांतों को और हड्डियों को मजबूत बनाने का कार्य करता है। एक आता है फास्फोरस, जिसका प्रतीक होता है P। ये प्राप्त होता है दूध से, हरी सब्जियों से, बाजरा है, रागी है, सूखे मेवे हैं, यकृत है, वृक्क हैं, इन सब के सेवन से फास्फोरस प्राप्त होता है। क्या कार्य करता है, ये भी कैल्शियम के साथ मिलता है और कैल्शियम के साथ मिलकर के दांतों को और हड्डियों को मजबूत बनाने का कार्य करता है। अगला आता है इसमें लौह तत्व, पांचवा है लौह तत्व। देखिए लौह तत्व क्या है, कहां कहां से इसके स्रोत हैं, कौन कौन चीजों से प्राप्त होता है और क्या इसके कार्य होते हैं। देखिए पांचवा है लौह तत्व, लोहे का प्रतीक होता है Fe। लौह तत्व देखिए किससे प्राप्त होता है, यकृत, वृक्क, अंडे, मांस, रक्त, बाजरा, रागी, दही, हरी सब्जियां, गुड़, गाजर आदि। क्या करता है, रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और ऑक्सीकरण, ऊतकों के ऑक्सीकरण में भी सहायक होता है। नेक्स्ट होता है छठवा आयोडीन। आयोडीन प्रतीक होता है इसका I। किस किस से प्राप्त होता है, नमक है, समुद्री भोजन है, समुद्रों से जो मछलियां वगैरह प्राप्त होती हैं, अन्य प्रकार के जो भोजन प्राप्त होते हैं, समुद्री भोजन है, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, हरे पत्तेदार जो सब्जियां हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, जलीय मछली है, जामुन है और काला नमक। काला नमक इन सब से प्राप्त होता है। काम होता है इसका थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में। देखिए दोबारा देखें, लौह तत्व का प्रतीक होता है Fe। यकृत, वृक्क, अंडे, मांस, रक्त, बाजरा, रागी, दही, सब्जियां, गुड़, गाजर आदि से Fe प्राप्त होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। जब रक्त में इसकी कमी हो जाती है तो रक्त में हीमोग्लोबिन, जब रक्त में लौह तत्व की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कमी आ जाती है, जिससे रक्तहीनता या एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है। एक आता है आयोडीन, प्रतीक I होता है। नमक है, समुद्री भोजन है, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, काला नमक है, जामुन है, जलीय मछलियां हैं, इन सब से आयोडीन की पूर्ति होती है। शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में घेंगा या गलगंड नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। ये थे आपके खनिज कुपोषण। बात आती है, अगला पॉइंट है पाठ का मानव स्वास्थ्य। अगला पॉइंट है मानव स्वास्थ्य।
देखिए